नमस्कार, स्वागत है आपका देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भारत 68वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश देशांतर में हम चर्चा कर रहे हैं राजनीति में महिलाओं की स्थिति कैसी है, क्या आजादी के 7 दशक के बाद भारतीय गणतंत्र में महिलाओं को वो जगह मिल सकी है जिसकी वो हकदार हैं। अगर आंकड़े देखें तो जवाब नहीं में मिलता है। भारतीय संसद में महिलाओं की तादाद कभी भी 12% से बेहतर नहीं रही। तो क्या सिर्फ संसद में महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए तो क्या ये बहस खत्म हो जाएगी? क्या महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा? अगला सवाल यह है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से क्या देश की बाकी महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा? शिक्षा, रोजगार और महिलाओं का सामाजिक पारिवारिक हालात क्या बेहतर हो जाएंगे? जाहिर है सवाल इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अगर राजनीति में महिलाओं की तादाद बढ़ जाती है, अगर हमारे पास ज्यादा एमएलए और एमपीज बढ़ जाते हैं संसद में और असेंबलीज में, तो क्या कुछ बेहतर हालात बन सकते हैं बाकी देश की महिलाओं के लिए भी? मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं और सभी महिला प्रतिभागी हैं इस कार्यक्रम में। फिलहाल मेरे साथ प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी हैं, जानी मानी इतिहासकार। दूसरी खास मेहमान राजनीतिक मेहमानों में देखें तो डॉक्टर दीपिका शर्मा है, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी की। शोभा ओझा मेरे साथ जल्द जुड़ जाएंगी कांग्रेस पार्टी से, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार टीके राज्यलक्ष्मी, डेप्यूटी एडिटर फ्रंटलाइन की, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये बहस बहुत पुरानी है, लेकिन हर बार जब भी हम बहस करते हैं वापस उन्हीं सवालों पर चले आते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या वाकई महिलाओं की, जब हम बात करते हैं कि राजनीति में क्या महिलाओं के साथ इंसाफ हुआ है, तो क्या सिर्फ हम इस पर बहस कर रहे होते हैं कि हमें ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ज्यादा सांसद चाहिए? हाँ, ये बहस यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए, पर ये एक इम्पोर्टेंट पहलू सवाल है कि ये हमारे लिए काफी एम्बैरेसिंग हो गया है, क्योंकि तकरीबन 70 साल होने जा रहे हैं आजादी के बाद, और अब भी 10 और 12% महिलाएं हैं हमारे पार्लियामेंट में। तो ये तो नहीं होना चाहिए। अगर आप 30-35% पे भी होते तो आप ठीक है कह सकते थे कि ठीक है, ये प्रोपोर्शन आहिस्ता आहिस्ता और ठीक हो जाएगा। और अब मुझे लग रहा है कि 20 साल से ज्यादा हो गए जो बिल, रिजर्वेशन वाला जो विधेयक है वो फंसा हुआ पड़ा है। उस वक्त काफी इस पे डिबेट हुआ था कि जरूरत है या नहीं है। एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी जो नियुक्ति करते हैं कैंडिडेट्स की, उसमें वो लोग एक तरह से इनफॉर्मल रिजर्वेशन करें कि 50% या 40% सीटें जो हैं, टिकट्स जो है हम महिलाओं को देंगे, फिर आगे देखें महिलाएं कैसे परफॉर्म करती हैं। अब मुझे लगता है कि ये जो 20 साल पहले या 25 साल पहले हम ये बात करते थे, डिबेट था, अब बहुत लेट हो गया है, क्योंकि इस दौरान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखाया। चाहे वो आप ये कह रही है कि नेक नियति पे जो है नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि क्लियर है कि ऐसे नहीं होगा। अब इस पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब एक लॉ की जरूरत है। दूसरी तरफ हम एक सक्सेस भी देख रहे हैं, जहां पे हमने किया है जमीन के लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, पंचायत के लेवल पे, जहां हमने रिजर्वेशन किए हैं, वहां हमारा एक्सपीरियंस भी कोई 20-25 साल का होने जा रहा है। वहां पे मुझे लगता है कि बहुत ही सफल रही है हमारी नीति। शुरू में जरूर कहा जाता था कि ये जो मेल मेंबर्स हैं फैमिली के, वही एक तरीके से प्रॉक्सी अपनी महिलाओं को भेज रहे हैं, प्रधानपति और मुखियापति जैसे कहा गया। अब वो बात जो है वो पुरानी हो गई है। कुछ कहीं अभी भी होगा, पर बहुत सारी जगह पे महिलाएं जो है अपने आप सामने आ रही हैं, और इसका बहुत ही सक्सेसफुल एक तरह से एम्पावरमेंट ग्रास रूट लेवल पे हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं है कि प्रोविंशियल लेवल पे और नेशनल लेवल पे हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, एक हमारे पास जो मटेरियल, पॉलिटिकली एक्टिव मटेरियल तैयार हुआ है ग्रास रूट से, इनको अब आगे आना चाहिए ना। इनको भी तो प्रोविंशियल लेवल और नेशनल लेवल पे आना चाहिए, पंचायत से संसद पहुंचना चाहिए। जी, वहीं पे तो नहीं रहना चाहिए। और सबसे खास बात यह है, और शायद इसके लिए हम मुबारकबाद के बधाई के हकदार भी हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो महिला प्रतिनिधि भेज रहे हैं वो दरअसल हम पंचायत के जरिए चुनकर भारत भेज रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो है महिला प्रतिनिधियों की तादाद भारत लाखों की तादाद में भेज रहा है। लेकिन राज्यलक्ष्मी, ये बताइए, फिलहाल ये बहस इतनी सादा भी नहीं है। हालांकि फिर से हम उसी पे सिमट के आ रहे हैं
बताएं कि क्या संसद में आरक्षण देने से काम बन जाएगा, कि हम ये मान लें कि महिलाएं दरअसल एक बहुत ही होमोजीनस ग्रुप होती हैं, जिनकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, और शायद महिलाएं महिलाओं के हितों की बात करती हैं। अगर ऐसा होता तो पार्टी लाइन से उठकर आज तक हमने किसी महिला सांसद को या महिला प्रतिनिधि को बोलते नहीं देखा। अगर वाकई महिला होना काफी होता तो क्या वाकई सबसे बड़ा जो एक बैरियर है, सबसे बड़ी रुकावट है, वो यही है कि जो कोटा विद इन कोटा जो मांग हो रही है, आपको लगता है कि ये जायज है कि ये न मान लिया जाए कि एक ही तरह का समूह है महिलाओं का? देखिए, सबसे पहली जो सबसे पहला मुद्दा और जो डिमांड रहा है सारी महिला संगठनों का और विमेंस मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, उनका ये है कि आप ये 33% जो है आरक्षण है, हाँ, वो कानून तो पास करिए पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि कोटा विद इन कोटा क्या, हाँ, उसका क्या स्वरूप होगा, है ना। तो ये एक जो मिनिमम चीज है जो इतने साल से पेंडिंग है, और ये हम लोग हम जब कह रहे हैं कि हम भी उसके हिस्सा है, जैसे आप लोग सब हैं, कि एटलीस्ट कि अभी जो पार्टी है, हाँ, उनके पास नंबर है। मतलब इसके पहले उस टाइप की स्थिति नहीं थी जो हमने देखा यूपीए में, जो रूलिंग कांग्रेस थी, ठीक है, कोalition था, पर उस टाइप के उनके पास नंबर नहीं थे। पर अभी जो पार्टी है उनके पास तो पूरा बहुमत है, तो उनको क्या वजह है कि ये जो बिल क्यों नहीं पारित हो पा रहा है? क्योंकि बाकी ऑपोजिशन तो इसके साथ है, जो लेफ्ट पार्टीज है वो भी बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस भी सपोर्ट ही कर रहे हैं, कुछ ऑपोजिशन है, पर आप जो कंसेंसस के नाम पे आप उसको बार डिले जो है किए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट नहीं। लेकिन राजलक्ष्मी, क्या इस बात में कोई दम है? खासकर लालू यादव, जिन पार्टियों का आप जिक्र कर रही हैं, उन्होंने खासकर इस बात को कहा है कि दरअसल ये एक परोक्ष तरीका, एक इनडायरेक्ट तरीका बन जाएगा, खासकर उन ताकतवर तबकों के लिए, उन ताकतवर जातियों के लिए जो शायद अपनी जगह अपनी पत्नियों को खड़ा करेंगे, अपने परिवार से महिलाओं को खड़ा कर देंगे, उनके लिए तरीका बन जाएगा संसद में अपनी तादाद बढ़ाने का। तो जब तक हम कमजोर तबकों की महिलाओं को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, तब तक हम कैसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कन्विंसिंग है ये बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि उसी जो है तबके से अगर कोई आएगा तो वो उस सेक्शन को जो है रिप्रेजेंट करने में बिल्कुल कायम होगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप कितने संवेदनशील हैं, वो जो है आपके तजुर्बे से भी जो आगे बढ़ता आ रहा है। अभी हम देख रहे हैं, अभी पंचायत में जो बहुत सारी जो महिलाओं की भागीदारी के बारे में जो बात की गई, उसमें हम देख रहे हैं कि यही एक वजह थी जिसकी वजह की जिसके बेसिस पे सबसे जो पहला रिपोर्ट आया देश में पूरी महिलाओं के स्थिति के ऊपर, वो 1975 में आया, जो कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट आई थी। उन्होंने यही देखा कि इतनी सारी जो महिलाएं आ रही हैं और चुन के आ रही हैं, और वो चाहती हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन स्टेट असेंबली में और पार्लियामेंट में हो, पर आप उनको जो है ऊपर भी नहीं आने दे रहे हैं। तो ये था कि इसीलिए वो 33% में आके वो पूरा फॉर्मूला बना। पर अब क्या देखा जा रहा है कि अभी जो है कहीं स्टेट्स में उन्होंने अपने पंचायती जो राज के कानून है उसमें उन्होंने संशोधन किया है, जिसमें ये सारे क्वालिफिकेशंस या डिस्क्वालिफिकेशंस उन्होंने कंडीशन डाल दिए कि अगर आपके घर में टॉयलेट नहीं है, 10वीं पास नहीं है, 8वीं पास नहीं है, तो आप जो है चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। और इसकी वजह से इतनी सारी महिलाएं जो बाहर हो गई हैं, और मैं अनफॉर्चुनेटली कहूंगी कि बहुत सारे उसमें कुछ बीजेपी स्टेट्स भी उसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो नहीं होना चाहिए, हरियाणा जैसे स्टेट है, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एक बहुत ही एक बैकवर्ड, मतलब पूरा जो मूवमेंट जो नीचे से आया उसको आप पीछे धकेल रहे हैं। चलिए, मैं चाहती हूँ कि इस बहस को हम विस्तार दें और दूसरे सवाल भी उठाएं संसद में आरक्षण के अलावा, लेकिन जरूर इन सवालों का जवाब देना भी महत्वपूर्ण है। दीपिका शर्मा, आप बताइए कि आपकी पार्टी पर सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई आप जब विपक्ष में थे तो लगातार कांग्रेस पार्टी पर, यूपीए सरकार पर 10 साल तक दबाव ये रहा। जब बात आती थी, एक सीजन की तरह बात आती है, दरअसल जब भी संसद में आरक्षण की बात आती है महिलाओं की, तो हर सीजन में जो है पुरजोर आवाज उठाई गई। लेकिन अब जब बहुमत की सरकार है तो खामोश क्यों है बीजेपी? सबसे पहले तो राजलक्ष्मी जी ने जो कहा, अभी उन्होंने टिप्पणी दी कि पंचायत लेवल पे जो है सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं कि 10वीं पास होना चाहिए और टॉयलेट होना चाहिए, तभी आप कंटेस्ट कर पाएंगे। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हर पक्ष के दो पहलू होते हैं, और उसमें एक पहलू ये भी था कि जब हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस करी या नेसेसिटी ऑफ अ टॉयलेट इंट्रोड्यूस किया, तो देखिए जो भी पंचायत मेंबर होता है या सरपंच होता है, खासतौर पे महिलाओं में या मेल में भी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका एक मिनिमम बेसिक एजुकेशनल लेवल होना चाहिए।
अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन की निटिग्रिटीज को समझना है, अगर आपको ब्यूरोक्रेसी को समझना है, अगर आपको प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को समझना है, तो मैं समझती हूँ कि एक बेसिक एजुकेशनल लेवल होना चाहिए जो इस से एक इम्पेटस मिलेगा कि कम से कम लड़कियां जो हैं वो पढ़ेंगी और लोग जो हैं अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि ये जानते हुए कि वो इलेक्शन के लिए नहीं खड़े हो सकते। लेकिन इसके लिए तो 20-25 साल पीछे जाना पड़ेगा। अगर पीछे नहीं जाना पड़ेगा, जो महिलाएं हैं जो कि प्रतिनिधित्व कर सकती हैं और पढ़ नहीं पाई किसी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दलील तो यही है दीपिका जी कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि पहले आपने महिलाओं को पढ़ाया नहीं, और अब जबकि वो एक चुनाव लड़ना चाहती हैं तो इसकी भी जिम्मेदारी आप उन्हीं के ऊपर लादना चाहते हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, ये भी जानते हैं आप। यहाँ तो राजनीति में चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। से देखिए ये कहना कि इतने साल हो गए, आज 68 ईयर्स हमने रिपब्लिक के मनाए, और ये कहना कि अभी तक साक्षरता नहीं आई, लिटरेसी नहीं आई, तो इसमें किस पॉलिटिकल पार्टी का रोल है? अब ये इसको डिबेट में लाना मैं समझती हूँ बेवजह है। नहीं तो जिस पार्टी का शासन रहा है जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी दीपिका जी। इलेक्टेड representatives must have a minimum basic level of education to understand कि एडमिनिस्ट्रेशन की निटिग्रिटीज क्या होती हैं। एंड आई थिंक हर आर्गुमेंट के दो पक्ष होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। और शोभा ओझा से पूछ लेते हैं। शोभा ओझा जी, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा था कि क्या संसद में महिलाओं को आरक्षण देने से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन उसी बीच एक आर्गुमेंट जो है वो ये भी आया कि किस तरह से जो पंचायतों में जहां हमें काफी कामयाबी मिली और 4 से 5% जो है वो प्रतिनिधित्व होता था, उसको 25 से 40%, कुछ स्टेट में 40% तक जो है ये रिप्रेजेंटेशन पहुंच गया। लेकिन इसी बीच कुछ जो है वो राज्य उन्होंने इस तरह की रुकावटें डाल दी हैं कि अगर आप 10वीं पास नहीं है, आपके घर में शौचालय नहीं है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। यहाँ पर दीपिका शर्मा इसका बचाव कर रही हैं कि आपको ठीक लगता है कि ऐसा होना चाहिए, एक मिनिमम न्यूनतम जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए, बड़ी मुश्किल से एक राजीव गांधी जी के विजन की वजह से आज महिलाओं को आरक्षण मिला, 33% आरक्षण मिला स्थानीय निकायों के चुनाव में। और 33% जब मिला था तब राजीव जी का सब मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे इतनी महिलाएं कहां से लेके आएंगे राजीव गांधी जी। उसके बाद महिलाओं ने प्रूव कर दिया कि 33% नहीं, हम 50% जीत के आ सकती हैं, और काम करके अपने गांव में, अपने पंचायतों में दिखाया। और इसीलिए पिछली यूपीए सरकार ने 33 से 50% आरक्षण महिलाओं का स्थानीय निकायों के चुनाव में कर दिया, जो कि महिलाओं की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब अगर हम बात करें महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग तरह के बैरियर्स लगाने की, तो मैं सोचती हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि एक तरफ महिलाएं संघर्ष करके आगे आ रही है, जहां वहां आप उसको रोकने के लिए तरह तरह की बैरियर्स लगा रहे हैं। मेरे पूर्व एक पैनलिस्ट ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि जब हम एजुकेशन ही नहीं दे पाए महिलाओं को, तो उन पे ये बैरियर, उनका कॉन्स्टिट्यूशन हक उनसे क्यों हम छीन रहे हैं? चुनाव लड़ना उसका हक है, अधिकार है, उसको हम क्यों छीन रहे हैं? हमें कोशिश करनी चाहिए कि आगे आने वाले सालों में पढ़ी लिखी महिलाएं, क्योंकि अब तो शिक्षा का बहुत बोलबाला हो गया, बेटियों को भी हम पढ़ाने लगे हैं, पर अगर आज एक 50 या 60 साल की महिला चुनाव लड़ना चाहती, तो वह शिक्षा के नाम पर उसको रोकना, या टॉयलेट नहीं बना पा रही इसलिए रोकना, ये तो बिल्कुल गलत है, ये बहुत गलत सोच है। चलिए, मैं बहस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अगर जी आगे बढ़ते हैं, सरकार ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस बहस को मैं थोड़ा एक बड़ा आयाम इस बहस को मैं देना चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ मैं आंकड़े भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देखें, जो कि ग्लोबल जेंडर गैप पे रिपोर्ट थी 2012 की, उसके बाद से बहुत बेहतर हालात नहीं हुए कम से कम भारत में, तो उसमें नीचे से भारत जो है 20वें स्थान पर है। याद रखिए कि इतने देश जो है वो दुनिया में, उसमें नीचे से भारत 20वें स्थान पर है, और कई मामलों में जो है वो नेपाल और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनसे भी भारत नीचे है। और खासकर इस मामले में जिसमें जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है, जो राजनीतिक नुमाइंदगी की बात है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठ जाता है प्रोफेसर मुखर्जी कि ये तो हमने देख लिया कि इन देशों के लिए ये आसान काम था कि इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, 40-50% भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया, लेकिन फिर भी देखिए महिलाओं की हालात तो काफी बदतर है वहां पर। चाहे महिलाओं की आजादी का हम जिक्र करें, या फिर उनके जो है वो सामाजिक आर्थिक हालात का हम जिक्र करें, उनकी शिक्षा की हम बात करें, उनकी नौकरियों की हम बात करें, तो यानी इससे क्या हम ये इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सब कुछ नहीं है? वो तो गई
ऑटोमेटिक तो नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि आप महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा, 40 या 50% महिलाएं आ जाएंगी तो एक ऑटोमेटिकली जो है सारी महिलाएं जो है उनका जो जीने का स्तर है, उनके जो भी जिन जिन इंडेक्सेस से हम गिनते हैं जेंडर इक्वालिटी के जो इंडेक्सेस है वो एकदम से ठीक हो जाएंगे। ये एक एस्पेक्ट है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह का एक उम्मीद हम रख सकते हैं कि महिलाओं के होने से एक प्रेशर ग्रुप बनेगा पॉलिटिक्स में, जिनका अपना एक लॉजिक होगा कि वो महिलाओं से रिलेटेड जो इश्यूज है उसके लिए वो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेंगे। पर मुझे लगता है कि इसके साथ साथ बाकी समाज में जो महिलाओं की स्थिति है, और यहाँ पे मैं लीडरशिप के इशू को लाना चाहूंगी कि लीडरशिप सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, दूसरे एस्पेक्ट्स में भी, चाहे हम जर्नलिज्म में जाएं या एकेडमिक्स में जाएं, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, मीडिया में जाएं, हमें ये भी देखना है कि विमेन का जो वहां पे जो उनकी पोजीशन है वहां पे ग्लास सीलिंग कहां तक ऑपरेट करती है। अभी मैंने कुछ आंकड़े पढ़े कुछ दिन पहले कि वेज डिस्पैरिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल इंडिया इज अमंग द वर्स्ट। अब ये भी आप एक चीज देखिए, पर ये भी सेक्टर वाइज डिफरेंशिएशन होगा। हो सकता है जर्नलिज्म में और एकेडेमिया में ये गैप ना हो, पर जहां आप इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं, जहां आप नीचे लेवल्स पे जाते हैं, वहां पे ये वेज गैप बहुत आ जाता है। एग्रीकल्चर में ये वेज गैप बहुत आ जाता है। तो ये डिफरेंशिएटेड तरीके से जो प्रॉब्लम्स है हमारे, तो ये जरूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स में अगर विमेन सामने आ जाएंगे इन द सेंस कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाए। मुझे लगता है एक बहुत जरूरी है, पार्टी स्ट्रक्चर्स के अंदर औरतें कहाँ हैं। सिर्फ पार्लियामेंट में आने की बात नहीं है, पार्टी स्ट्रक्चर्स के अंदर कितना पावर है और कितनी महिलाओं को जो है टिकट दिया जा रहा है। बीजेपी ने सबसे कम महिलाओं को टिकट दिया है इस बार 2014 में। नहीं, मैं उससे आगे जा रही हूँ, मैं टिकट की बात ही नहीं करी। एक मान लीजिए एक मिनट कि हम टिकट की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी संगठन पार्टी के अंदर संगठन कितनी विमेन प्रेसिडेंट और यहाँ बैठी दोनों महिलाएं पार्टी संगठन से जुड़ी हुई हैं। ट्रेड यूनियंस में आप देखिए कितनी विमेन के पावरफुल पोजीशंस में वो आए हैं। इस तरह से आप टीचर्स के जो मूवमेंट्स है उसमें देखिए। अच्छा, फिर मुझे लगता है कि विमेन्स मूवमेंट भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा इसमें। विमेन इन पॉलिटिक्स का मतलब ये भी है कि विमेन्स मूवमेंट जो है वो कहाँ पे है इस वक्त, मूवमेंट या मूवमेंट्स। अब जिस तरह से 70s और 80s में बहुत जोरों से वुमेन्स मूवमेंट मुझे लगता है इंडिया में बढ़ रहा था, वो मुझे लगता है पिछले 20 साल से बैकफुट पे चला गया। नहीं, आपको लगता है कि क्या एक दक्षिणपंथी सरकार के रहते हुए कहीं ना कहीं जो हमारे महिला आंदोलन थे वो भी पिछड़ जाएंगे, ऐसा आपको अंदेशा है? देखिए, कुछ उदासीनता है महिलाओं के जो इश्यूज है, बहुत सारे रियल जो इश्यूज है उसकी तरफ, तो उसका असर तो पड़ेगा ही। अब उसका पॉजिटिव असर भी हो सकता है कि एक तरह से एनर्जाइज हो जाए। और मुझे तो जो पिछले 3-4 दिन में पूरे वर्ल्ड वाइड जो वुमेन्स का सारे जो मार्च हुए उससे बहुत ही हिम्मत मुझे लगता है मिली, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में महिलाओं को इसे बहुत ध्यान से स्टडी करना चाहिए। राजलक्ष्मी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत में उसका कोई हमें उसकी नुमाइंदगी या उसका कोई एक तरह से हमें प्रतिबिंब जो है देखने को नहीं मिला है कि पूरी दुनिया जो है वो बेचैन है कि क्या हो रहा है दुनिया में, खासकर उन वैल्यूज और मूल्यों के लिए लड़ने के लिए, लेकिन भारत में उसमें कोई हलचल भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ और ये भी देखने की कोशिश करें इसमें जो कह रही है प्रोफेसर मुखर्जी, महत्वपूर्ण बात है कि जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है या महिला जब एक पद पर होती है तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, इससे पहले कि अभी और 4-5 स्टेट में जो इलेक्शन होने, उससे पहले जो इलेक्शन हुए हैं उनमें अगर देखें तो मुख्यमंत्रियों में वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में अभी तक जयललिता थी उनके देहांत से पहले तक। इसमें अगर देखा जाए तो पूरे 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे 823 एमएलए चुने गए, जिसमें सिर्फ 81 महिलाएं थी, यानी कि 10% से भी कम। और अगर हम ये देखें कि 126 एमएलए आसाम में थे, उनमें सिर्फ 8 महिलाएं थी, सिर्फ 8 126 में। इसके अलावा जिनमें महिला मुख्यमंत्री थी उनका अगर हम जिक्र करें तो 234 एमएलए में 21 एमएलए सिर्फ महिला रहे तमिलनाडु में, और वेस्ट बंगाल में 40 महिलाएं थी 293 पूरे एमएलए में। तो क्या वाकई फिर से वापस जो है पलट के बहस नहीं आ रही है कि क्या महिलाओं के होने से बाकी महिलाओं की नुमाइंदगी पर, उनके प्रतिनिधित्व पर कोई फर्क पड़ता है? क्या इन महिलाओं ने महिलाओं की तरह सोचा या नेताओं की तरह सोचा? देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर आप महिला है तो आप मतलब महिलाओं के ही इश्यूज को प्रोजेक्ट करेंगे, पर एक उम्मीद जो है बनती है। तो अगर स्टेट असेंबलीज में या पार्लियामेंट में उस टाइप का क्रिटिकल मास जिसको हम कहते हैं, अगर होता है
तो एटलीस्ट उन पर कुछ प्रेशर मतलब बन सकता है नीचे से कि आप इन मुद्दों को उठाइए। लेकिन अभी तक जो महिला बना नहीं है। संबंधित हाँ जो मुद्दे हैं उनको आप उठाइए, ठीक है। तो अभी अभी वो वक्त वो आएगा। अगर आप ये 33% रिजर्वेशन अगर आप देते हैं तो एटलीस्ट एक उम्मीद तो जो बनती है। और लेकिन यहाँ मुख्यमंत्रियों के रहते हुए 10% से कम जब प्रतिनिधित्व हो रहा है तो ये कैसे मान लें कि अगर आधी भी महिलाएं वहां पहुंच जाएंगी संसद में तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। प्रधानमंत्री इस देश में जो है महिला रही है, राष्ट्रपति इस देश में महिला रही है, अभी भी मंत्रिमंडल में महिलाएं हैं, लेकिन उससे कहीं हालात बेहतर होते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं। तो नीतियों में फर्क है ना। अगर आपकी नीति पर फर्क की नीति और नियत दोनों पर दोनों की बात है। अगर आपकी जो नीतियां हैं उसमें अगर कुछ महिलाओं के लिए कुछ ठोस चीजें नहीं है या सिर्फ ऊपर से ही लिपापोती की तरह पॉलिसीज बनते हैं तो फिर कोई सोशल मतलब रियल सेंस में कोई सामाजिक चेंज आएगा या बदलाव आएगा उसकी तो उम्मीद ही नहीं, उम्मीद करना बेकार है। पर जैसे हम कहते हैं कि अगर वो चुन के आती हैं तो वो तो जो है मुद्दों पे लड़ेंगी, वो जो कैंपेन करेंगी तो इश्यूज पर कैंपेन करेंगी, है ना। तो उस इश्यूज के बेसिस पर लोग उनको वोट भी देंगे, है ना। तो उस चीज से वो फिर जाएंगी असेंबली में, पार्लियामेंट में। तो जिस चीज के लिए उनको इलेक्ट किया गया है और जिन जो है मुद्दों के लिए वो मतलब वो लड़ी सामने आ रही थी, है, हाँ। बिल्कुल, तो वो मुद्दे वो उठाएंगे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में, है ना। तो इसीलिए और बहुत काफी हद तक जरूरी ये है भी हमारी नाकामी रही है। और महिला जो आंदोलन है जिसकी तरफ जिक्र कर रही है प्रोफेसर मुखर्जी, उनकी नाकामी भी है कि किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ऐसी कोई खास चीज नजर नहीं आती जिसमें महिलाओं के लिए कोई बेहतर उम्मीद नजर आती हो। दीपिका शर्मा जी, आपका क्या तजुर्बा रहा है पॉलिटिक्स में? क्या पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में, पार्टी संगठन में एक अगर उच्च स्तर पर महिला होती है तो क्या जो उसके मातहत काम करती हैं महिलाएं उन्हें कुछ बेहतरी हासिल होती है? क्या माहौल उनके लिए सुविधाजनक हो जाता है? देखिए आराफा जी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं तो मैं अपनी ही पार्टी के बारे में जानती हूं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स होते हैं। हमारी पार्टी में तो 33% ऑर्गेनाइजेशनल वुमेन की वो है, पूरी उनके लिए पोस्ट हैं। तो हमारी पार्टी स्ट्रिक्टली 33% वुमेन के लिए अपने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में रखती है। और लेकिन टिकट नहीं देती है। नहीं, बात टिकट की नहीं है। 2014 में सबसे कम टिकट दिया आपकी पार्टी ने। आराफा जी, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि इलेक्शंस जो होते हैं वो हमेशा ऐसे राजनीतिक पार्टीज का सोचना है और उनको सोचना भी चाहिए। एक जो फैक्टर होता है जिसको विनेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, बहुत पुरानी दलील है ये। मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन जो नेता होता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जो अध्यक्ष होता है पार्टी का, या जो सीनियर लीडरशिप होती है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि अपनी पार्टी को आपको, अपने कैंडिडेट्स को आपको जिताना है। तो कहीं ना कहीं पे एक पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कि वो ऐसे कैंडिडेट्स खड़े करें जो अपने एरिया में दिग्गज हैं या जिनका जो विनेबिलिटी। चलिए, मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। मैं आपके सवाल शोभा ओझा जी से लेना चाहती हूँ और ये सवाल जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जुड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत परोक्ष रूप से। शोभा ओझा जी, ये बताइए कि बात तो हम लोकसभा की कर रहे थे, लेकिन राज्यसभा में अगर देखें तो इससे भी बेहद और भी ज्यादा एक तरह से गमगीन तस्वीर है। बहुत ही दयनीय स्थिति है कि 7% से बेहतर कभी जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, जिसमें खुद पार्टियां नॉमिनेट कर सकती हैं कैंडिडेट को, वहां पार्टियां नॉमिनेट नहीं कर रही है। इधर मैं इनसे शिकायत कर रही हूं कि आपकी पार्टी टिकट नहीं देती है, उधर में कांग्रेस पार्टी जिसने कि आजादी के बाद से अब तक जो है बेशतर हिस्सा आपने रूल किया है, उसके बावजूद 7% से बेहतर कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है राज्यसभा में। देखिए, ये मानने में हमें कतई संकोच नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिक्स को एक पुरुष प्रधान एक एरिया ऑफ वर्क माना गया है और पुरुषों से छीनना पॉलिटिक्स में आसान नहीं होता। मैं जानती हूं, चाहे कोई पार्टी कितना भी क्लेम करे, सभी पार्टियों में महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, चाहे राज्यसभा में आना, चाहे लोकसभा में आना, टिकट विधानसभा में लेना। तो मैं समझती हूँ जो इसीलिए आज आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, आरक्षण की सोच क्यों राजीव जी लेके आए। राजीव जी की सोच यही थी कि जब तक का महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक का महिलाएं कभी भी बराबरी से पार्लियामेंट में पुरुषों के नहीं बैठ पाएंगी। 10-12% से आगे इसलिए मसला नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि आरक्षण नहीं है। जिस दिन आरक्षण विधेयक पास हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, महिलाएं अपने आप पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगी। और जो बार बार कहा जाता है कि पार्टी के अंदर से महिलाओं को दे दीजिए 33%, तो वो भी इंश्योर नहीं करता है कि महिलाएं पार्लियामेंट में पहुंचेंगी, क्योंकि अगर सामने से पुरुष लड़ लेगा तो महिला वैसे ही मसल पावर, मनी पावर में कमजोर पड़ती है।
तो इसलिए बहुत जरूरी है ये जो बिल की बात कह रहे हैं बार बार ठीक है। कि विमेन्स बिल आना बहुत जरूरी है। शोभा जी, मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा जी। नंबर्स है, शुक्रिया, भारतीय बहुत बहुत जनता शुक्रिया आपका। तो फिलहाल जो सवाल पहले कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा था, अब कांग्रेस पार्टी वही सवाल बीजेपी से पूछ रही है और लगता नहीं है कि कहीं हम पहुंचने वाले हैं। और ये सब कुछ इस सारे संघर्ष के बाद जब आखिरकार महिलाएं जो है वो प्रतिनिधित्व करने लगती हैं, बन जाती हैं, तब जो है वो प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी, उन्हें जिस तरह की मिसोजिनी का, जिस तरह से पुरुषवाद का सामना करना पड़ता है कि उनकी सुंदरता और शरीर से आगे जो है निकल नहीं पाते नेता और जनता। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।